श्रेय लूटने की एक भूतपूर्व सत्ताधारी पार्टी की कोशिशों के बीच महिलाओं को 33% आरक्षण देने के विधेयक पर बहस चली और आखिरकार संसद में महिलाओं को 1/3 स्थान देने का विधेयक पारित हो गया। कुल 454 सदस्य लोकसभा में इस 128वें विधेयक के समर्थन में आए, जबकि केवल 2 इसके विरुद्ध थे। किन 2 ने इसके विरुद्ध मतदान किया होगा उसका अनुमान लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि एक समुदाय विशेष महिलाओं के पर्दे के बाहर आने, उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। हाल में ही अफगानिस्तान में ऐसा ही होते हुए कुछ लोग देख चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के जलील ओवैसी यानी सैयद इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी ने महिलाओं को स्थान देने के खिलाफ मतदान किया। इस मतदान की प्रक्रिया में लंबा समय इसलिए लग गया क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मतदान नहीं था, बल्कि इसके लिए कागज के पुर्जों का प्रयोग किया गया था। सिर्फ मतदान लंबा चला ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियों को आरक्षण देने का विधेयक जब पहली बार करीब 27 वर्ष पहले संसद के पटल पर रखा गया था, तब से अब तक काफी वक्त गुजर चुका है। इसलिए कहा जाना चाहिए कि स्त्रियों को विधायिका में प्रतिनिधित्व मिलने में ही बहुत देर लगी। सोशल मीडिया पर जातिवादी टिप्पणियों के लिए कुख्यात कई नाम इस विधेयक के पेश होने की बात शुरू होते ही आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात शुरू कर चुके थे। कांग्रेस ने भी विधेयक पेश होते ही अपने 2010 वाली स्थिति में बदलाव कर लिया। सोनिया गांधी, जो कि बहस में बोलने वाली पहली वक्ता थी, उन्होंने शुरू में ही ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों के लिए कोटे के अंदर कोटे की बात रख दी। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि 2026 में जो तय परिसीमन है उससे इसे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और बिना देरी किए इस बिल को लागू कर दिया जाना चाहिए। बिहार के एक क्षेत्रीय दल राजद का कोई भी सांसद लोकसभा में नहीं था, इसलिए संसद के बाहर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए और अगर ओबीसी समुदाय को जगह नहीं मिली तो उसके राजनीतिक परिणाम भाजपा को भुगतने होंगे। जब यह बहस जारी थी तो बिहार में एक वीडियो वायरल रहा जिसमें लालू यादव अपने सुपुत्र तेज प्रताप यादव के साथ बैठे हुए लौंडा नाच देखते हुए नजर आ रहे हैं। कई क्रांतिकारियों के अलावा बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर भी उस मंच पर बनी हुई है। कई दूसरे क्षेत्रीय दलों ने भी ओबीसी के लिए कोटे के अंदर कोटे की बात की, लेकिन पहले ही विधेयक में अनुसूचित जातियों जनजातियों की बात की गई थी, इसलिए उनके पास विरोध के लिए कोई खास वजह बची नहीं थी। अंततः एकमात्र ओवैसी की रजाकारों के जाने के बाद एआईएम से बदलकर एआईएमआईएम बनी पार्टी के 2 सांसदों के अलावा किसी और ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया। इसके अलावा एक तथ्य यह भी था कि स्वयं भाजपा के पास 85 ऐसे सांसद हैं जो ओबीसी समुदायों से आते हैं, इसलिए भाजपा पर यह ओवैसी की विपक्ष की धमकी जो है वो किसी काम की नहीं होती। इस तथ्य को बताते हुए अमित शाह ने संसद में कहा भी कि भाजपा के पास 85 ओबीसी सांसद हैं, जो कि उनकी कुल संख्या का 29% होते हैं। किसी अन्य पार्टी के पास इतनी गिनती थी ही नहीं जो इस बात का विरोध होता। इसके अलावा अभी का अगर मंत्रिमंडल देखें तो 29 ऐसे मंत्री हैं जो ओबीसी समुदायों से आते हैं। अब सवाल यह था कि ऐसे किसी तकनीकी मुद्दे पर उलझाकर अदालत के जरिए इस बिल को न रोका जा सके, इसका भी सत्तापक्ष को भरपूर इंतजाम करना था। जिस सदन में पेश होने के स्तर पर बिल बार बार आया और उस स्तर पर यह पहले भी 2 बार आ चुका है, मगर पिछली सरकारें इसे पास नहीं करवा पाई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाले इस विधेयक की नींव परिसीमन और जनगणना पर टिकी हुई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा भी कि सरकार नहीं चाहती कि किसी तकनीकी मुद्दे पर कानून को अटकाया जा सके, इसलिए देर से ही सही मगर इसका सही तरीके से लागू होना सुनिश्चित किया गया है। इस विधेयक पर होने वाली बहस में 60 सांसदों ने हिस्सा लिया। 8 घंटे के करीब बहस चली और इसमें से 27 महिलाएं थीं। कौन सदस्य को कौन सी सीट दी गई है, इस बारे में सभी पार्टियों ने नए लोकसभा के सचिवालय को सूचित नहीं किया है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग संभव नहीं थी और लोकसभा में इस पर कागज की पर्चियों के जरिए पुराने तरीके से मतदान हुआ। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये परिसीमन के बाद तय किया जाएगा।
विपक्ष की खीली उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर मन मुताबिक राहुल गांधी की वायनाड सीट या ओवैसी की हैदराबाद सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया तो सत्ता पक्ष पर बेकार ही राजनीतिक आरक्षण कर डालने का अभियोग लगेगा। अब शिकायत क्या है भाई? तो शिकायत यह है कि आरक्षण के ही मुद्दे पर अलग अलग लोगों के विचार बदल जाते हैं। कुछ लोग आरक्षण को एक सकारात्मक पहल बताते हैं और कहते हैं कि इससे महिलाओं की दशा सुधरेगी। वो पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण मिलने से हुए लाभ गिनाने लगते हैं। दूसरा पक्ष भी पंचायतों में चुनाव का ही उदाहरण देता है और वो पर्दे के पीछे से सत्ता की कुर्सी पकड़े बैठे मुखिया पति का उदाहरण देकर बताता है कि चुनाव भले ही महिला ने लड़ा और जीता हो, लेकिन असल में चुनाव प्रचार से लेकर जीत के बाद के फैसलों तक महिला बेचारी घर में चूल्हा चौका करती रह जाती है और असल में सारे फैसले उसका पति ले रहा होता है। जो सीधे ही आरक्षण के विरोधी हैं, उनका मानना है कि इससे महिलाएं अपने दम पर चुनाव में उतरी और जीती, ये तो कभी माना ही नहीं जाएगा। राजनीति के अपराधीकरण का एक नतीजा यह भी हुआ है कि कई मामलों में पति पर जब ऐसे मुकदमे हों जिनसे पार्टी की छवि बिगड़ती हो या फिर व्यक्ति खुद ही चुनाव लड़ने में कानूनी वजहों से असमर्थ हो, तो उस स्थिति में कई बार लोग ही नहीं, राजनीतिक दल भी उस व्यक्ति के बदले उसकी पत्नी को चुनाव में उतार देते हैं। इससे राजनीति का अपराधीकरण पर्दे के पीछे से काम करता रहता है। इसके अलावा चुनाव का मतलब है कि प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सीधा जनता के हाथ में देना। अगर किसी सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है तो लोकतंत्र में स्वयं चुनने के विचार की ही हत्या हो गई। उसका चुनाव केवल महिलाओं तक सीमित कर दिया गया होता है। चुनने का अधिकार सीमित न हो, इसके लिए लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र को आरक्षित करने के बदले राजनीतिक दल कितने टिकट महिलाओं को दे रहे हैं उसे आरक्षित कर देना एक विकल्प हो सकता है। एक और विकल्प आरक्षित विधानसभा या लोकसभा सीटों के बदलते रहने का भी हो सकता है। सीटों का हर चुनाव में बदलते रहना एक दूसरी समस्या को जन्म देता है। अगर किसी सांसद या विधायक को पता हो कि अगले चुनाव में उसकी सीट महिला के लिए आरक्षित हो सकती है, या महिला को पता हो कि अगले चुनाव में वो सीट आरक्षित सीट नहीं रहेगी, तो उसके पास अगले चुनाव में जीतने के लिए मेहनत करने की जो प्रेरणा होती है वो कम हो जाएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगा। अगला चुनाव लड़ना ही नहीं तो जीतने के बाद क्षेत्र में वो काम क्यों करे? आरक्षित सीटों का अगर मौजूदा हाल देखें तो फिलहाल भारत में जनरल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 किस्म की सीटें होती हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फिलहाल ये स्थिति है। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। जब 1996 में महिला आरक्षण विधेयक पर बात शुरू हुई थी, उस समय जांच करने वाली समिति ने एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें ओबीसी समुदाय के लिए संविधान में संशोधन करके कोटा बनाने की बात की गई थी। आरक्षण को केवल लोकसभा तक नहीं बल्कि राज्यसभा और विधान परिषदों पर भी लागू किया जाए, इसकी वकालत भी की गई थी, मगर फिलहाल राज्यसभा और विधान परिषदों पर इसे लागू करने जैसी सलाहों पर अमल नहीं किया गया है और ऐसे कोई बदलाव जो उस रिपोर्ट में थे वो नजर नहीं आते। बाकी लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष ने विधेयक को पास करवा लिया है। अगले 2024 के चुनावों में तो नहीं, लेकिन 2026 के परिसीमन के बाद संभवतः हम लोग 2029 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसे लागू होते हुए देख पाए। तब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं को उचित जगह मिलती है या नहीं, ये कुछ जनता का और कुछ महिलाओं का स्वयं का फैसला होगा, उन्हें खुद तय करना होगा। जय श्री राम।